स्वागत है आपका अपने मिस्टीरियस स्टोरीज हिंदी पे। आज की कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। उस रात पंकज के फार्म हाउस में पार्टी का तय हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। पंकज अपनी कार में पहले अवनी, फिर जस्सी और राकेश को पिक करने वाला था। अवनी और जस्सी अपने घरों में झूठ बोलकर आ रही थीं। गाड़ी में म्यूजिक जोरों से बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस गुड़गांव के पास था। करीब आधे घंटे का रास्ता बिना बिजली वाला और कच्चा था। अरे राकेश, बियर का इंतजाम कर लिया ना? पंकज ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा। अरे हाँ, सब इंतजाम हो चुका है, उसने अवनी के सामने गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा। अवनी और जस्सी एक दूसरे के सामने देखकर हंसी हंस रही थीं। तभी अवनी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अरे यह तो अलीगढ़ वाला रास्ता है ना? यार, इस रास्ते के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं यहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत कम सही सलामत जाते हैं। जस्सी को अवनी की बात पसंद नहीं आई। सब हंसने लगे। तभी एकदम झटके के साथ गाड़ी रुक गई। दिसंबर की सर्दी की वो रात थी और करीब 12:30 बजने वाले थे। सब राकेश की ओर देखने लगे। राकेश ने 3-4 बार गाड़ी का स्टार्टर लगाया, लेकिन सर्दी की वजह से भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। सब गाड़ी में से उतरकर बाहर आए। तभी अंधेरे में और कच्चे रास्ते पर सामने से आती हुई कोई औरत दिखाई दी। अवनी सतर्क हो गई और बोली, गाइस चलो, गाड़ी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी भयानक रात में कौन इस रास्ते से निकलता है भला? अवनी, तुम खामखा डर रही हो। आसपास गांव है और सबके घरों में टॉयलेट नहीं होता। इतना कहकर राकेश हंसने लगा। फिर भी अवनी और जस्सी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गईं। वो औरत सीधी चली आ रही थी। वह सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंकज गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी वह औरत राकेश के पास से गुजरी। राकेश सहम सा गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे। वो औरत में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो औरत उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाले पत्थर पर जाकर बैठ गई। अब राकेश भी डर के मारे गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने पंकज को भी अंदर बुलाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने को बोल दिया। पंकज पहले से ही इन सब बातों को नहीं मानता था। वह गुस्सा हो गया। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। उसको फार्म हाउस पहुंचकर जल्दी से जस्सी को अपनी बाहों में लेना था। उसने खिड़की का शीशा नीचे करके जोर से पूछा, क्या चाहिए बहन जी आपको? क्यों इतनी रात गए ऐसे सामने आकर बैठ गई हो? आसपास कोई मैकेनिक हो तो बताओ, कम से कम गाड़ी ही ठीक हो जाए। सब सहम गए। अवनी का रोना भी शुरू हो गया। जस्सी ने पंकज को शांत हो जाने को कहा। राकेश डर के मारे हक्का बक्का रह गया। तभी वो औरत वहां से खड़ी हुई और चलकर गाड़ी की ओर आने लगी। पंकज ने खिड़की का शीशा बंद कर दिया। अब उसे भी डर लगने लगा था। पंकज ने फिर गाड़ी को स्टार्ट करने लगा और तीसरी बार में गाड़ी फुड़फुड़ाती शुरू हो गई। वो औरत एकदम दरवाजे के पास आ गई थी।
उसकी कटार सी तेज आंखें। तभी पंकज ने फुल एक्सीलेटर से गाड़ी को भगाया। वो औरत पीछे छूट रही थी। सबकी जान में जान आ रही थी। आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकी। सबने अपना सामान निकाला और पार्टी का माहौल बना दिया। म्यूजिक चलने लगा। रामू भैया ने चिकन बना रखा था। खा पीकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। तभी रात के 3 बजे डोरबेल बजा। रामू भैया अपने घर जा चुके थे। पंकज ने ऊपर वाली खिड़की में से देखा तो वही औरत लालटेन लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। अवनी उठ उठ अवनी यार, अवनी आज तेरा एग्जाम छूट जाएगा वरना, सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी पसीने से लथपथ उठ गई। उसने एक गिलास पानी पी लिया। उसने राकेश को तुरंत मैसेज कर दिया कि वो आज पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। रात के 2 बजे रोहन, उसकी बीवी सोनल और मैं उसके घर पर। कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। माया ने अचानक से, दीपक को पता भी नहीं चला। वो इतनी परेशान थी जबकि दोनों 1 साल से साथ ही रह रहे थे। और मेरे साथ ही आई थी वो सुपरमार्केट। लेकिन मुझे क्या पता था वो रेड किलर क्यों खरीद रही थी। बेचारा दीपक, मुझसे उसकी हालत। बहुत देर हो गई है, चलो अब बकर बंद करो बे, मतलब की बातें। मैं जा रहा हूँ सोनल सोने, कहकर रोहन अपने बेडरूम में चला गया। उस रात जब मैं रोहन के घर से लौटा तो बहुत देर हो गई थी। करीब 2:20 हो रहे थे। रोहन ने रुक जाने को बहुत कहा, लेकिन पीने के बाद मुझे बस सिर्फ मेरा बिस्तर ही दिखाई देता है। मैंने सोचा 15 मिनट का रास्ता तो मैं यूं ही चला लूँगा, डरता थोड़ी हूँ किसी से। अभी 10 मिनट ही दूर आया था। अभी भी पीछे रोहन के घर की बत्ती हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी। वैसे मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, लेकिन पता नहीं उस रात बार बार जी वापस मुड़ जाने को कर रहा था। रोशनी भी कम थी रास्तों पर और रोहन से मेरे घर का रास्ता एक छोटे से पेड़ों वाले रास्ते से होकर जाता था। अरे यार, नहीं करनी चाहिए थी माया की इतनी बुराई। पता नहीं मुझे पीने के बाद क्या हो जाता है। आखिर उसने ऐसा किया ही क्या था। अभी भी समय है, लौट जाता हूँ। रोहन को बोल दूंगा पैर में चोट आ गई थी, लेकिन मैं साला डरता थोड़ी हूँ किसी से। फिर बार बार मेरे दिल में माया का ख्याल क्यों आ रहा है। तभी दाईं ओर से पत्तों में कुछ फड़फड़ाहट हुई। मैं वहीं ठहर गया। पहली बार मेरे शरीर में कंपन महसूस की। मैंने चलना जारी रखा, लेकिन अपने आप स्पीड मेरी कम हो गई थी। मैं जितनी भी तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, रास्ता उतना ही लंबा हो रहा था। मुझे उतनी ही देर में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और बस मेरे लिए अगर यह वहम ही था तो काफ़ी था। एक पल भी सोचे बिना मैं रोहन के घर की ओर वापस बढ़ चला। कुछ देर बाद ज्ञात हुआ कि मैं भाग रहा हूँ और हाँफ भी रहा हूँ, लेकिन क्यों? रोहन के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हो गया मैं। अगर अंदर जाऊंगा और पूछेंगे लोग तो साला डरता थोड़ी ना हूं किसी से। पीना ही नहीं चाहिए था इतना, सब इसी की वजह से हो रहा है। हट बीसी, अंधेरे से डर गया मैं।
नहीं हो सकता ऐसा। और मैं दुगनी छाती से फिर मुड़ गया उसकी ओर हिम्मत दिखाने। मैं मैं और भी तेजी से बढ़ रहा था। इस बार फिर से पेड़ों के बीच पहुंच गया था। मैं करीब 1000 मीटर दूर रोहन के घर से। अब या तो इस पार या तो उस पार, दिखा ही दूंगा बीसी। और अचानक से वो पीछे होने का एहसास हो गया। आगे आ रही थी वो, मेरे बराबर चलने लगी थी। अब तभी जैसे उसने मेरे शर्ट की स्लीव को खींचा हो, वैसा लगा जैसे वह पहले किया करती थी। कुछ भी बताना होता था तो मेरे शर्ट की स्लीव खींचती। मुझे बहुत अच्छा लगता उसका यह करना, लेकिन अभी मेरे फट के हाथ में आ गई थी। वहीं गिर पड़ा मैं, आंखों में पानी भर आया था। फिर से हिम्मत खो बैठा और रोहन के घर की ओर भागा। इस बार जाते ही सीधे डोरबेल बजा दी। थोड़ी ही देर में रोहन और सोनल दोनों दरवाजे पर आ खड़े हुए। सोनल फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मैं पसीने से लथपथ हाँफ रहा था। रोहन ने मुझे घर में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ भाई, तू अचानक से ऐसे वापस? रोहन ने सोनल को पानी लेने रसोई में भेजा। मैं वो मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही मेरे नशे ने चमक दिखा दी। मेरी आंखें मुझे धोखा दे दी थीं। फूट फूट कर रोने लगा मैं रोहन के सामने। रोहन एकदम हक्का बक्का रह गया। गूंज उठी आवाज से सोनल भी दौड़कर बाहर आ गई और मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना सब कुछ बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यह माया की ही साजिश थी मेरे मुंह से सच उगलवाने की। रोहन, सोनल, मैं तुम लोगों का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने दीपक को सजा दी है, उसका कोई पश्चाताप नहीं है। याद है तुम दोनों को उस रात, गर्मी की आखिरी रात थी, जब हम सब दीपक के घर पर गए थे। बस उसी समय की बात है। दीपक मुंबई था और हम सब देर रात बैठकर गप्पे मार रहे थे। तुम दोनों थोड़ी देर में चले गए थे और मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं माया को सच्चा प्यार करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे उतना ही चाहती है। मुझे पता था कि वह मेरे साथ ज़्यादा खुश है। शायद उसको भी पता था। उसके बात करने के तरीके से मुझे यकीन हुआ था कि बहुत बहुत ही जल्द कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन उस रात मैं मेरा संयम खो बैठा और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन भाई, शायद यही वजह है क्यों माया कुछ भी बताए बिना आत्महत्या कर ली। मैं उसका और तुम सबका गुनहगार हूँ सोनल, लेकिन मैंने कभी यह सब कुछ नहीं चाहा था। मैंने सच्चे दिल से माया को मोहब्बत की थी, लेकिन स्वार्थी हो गया था। मैंने दीपक के बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पीट पीट कर मार रहा है और अचानक से बारिश शुरू हुई। मैं भीग गया और मुझे होश आया। मेरे मुंह पर किसी ने दारू फेंकी थी। विपिन, क्या थोड़ा पीते ही तेरी हालत टाइट हो जाती है? सही है इसका भी, साला बेवड़ा। रोहन मटर चबाते हुए बोला। दीपक माया को अपने बाहों में लिए उसके लिए चौथा पैक बना रहा था। रोहन और सोनल भी पेट पकड़कर हंस रहे थे। पत्ते बटे हुए थे।
राउंड टेबल पर दारू पार्टी चल रही थी। विपिन बाबू, कम पिया करो वरना अंधेरा छोड़ेगा नहीं। माया ने टेबल के नीचे से मेरे पैरों को सहलाते हुए वही अदाओं से मेरी ओर देखा और मैं चुपचाप वहां से मेरी कार की चाबी लेकर अपने घर को निकल लिया। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपको फटाक से नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।